नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत से निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। आरबीआई ने सहकारी बैंकों के लिए गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीएस के प्रोविजन मानदंडों में संशोधन किया। कैबिनेट ने 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी। निर्देशित ऊर्जा हथियारों यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEWs का युग। ASCI की एक रिपोर्ट के अनुसार 53 शीर्ष भारतीय ऐप्स में से 52 ऐप्स यूजर्स को धोखा देने के लिए डार्क पैटर्न का उपयोग करती हैं। नीति आयोग ने समुद्री सीवार मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए रणनीति शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत से निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 ने सुझाव दिया है कि चीन +1 रणनीति का लाभ उठाने के लिए चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का उपयोग किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले चीन +1 रणनीति यानी C+1 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह चीन में संचालित अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा केवल चीन में अपने निवेश को केंद्रित करने की बजाय विश्व के अन्य देशों में भी निवेश करने की रणनीति है। आमतौर पर इन कंपनियों द्वारा अन्य एशियाई देशों में भी अपने व्यावसायिक केंद्र स्थापित करने को प्राथमिकता दी जा रही है। वास्तव में इस नीति का उद्देश्य सप्लाई चेन में चीन पर निर्भरता को कम करना है। आपको बता दें, चीन की जीरो कोविड नीति, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव, चीन में बढ़ती श्रम लागत आदि के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों में भी निवेश के बारे में सोचने पर मजबूर होने लगी हैं। चलिए ये जानते हैं चीन +1 रणनीति से किन देशों को लाभ होगा। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव का सीधा लाभ मैक्सिको, वियतनाम, ताइवान और दक्षिण कोरिया को मिला है। भारत चीन की सप्लाई चेन से जुड़कर या चीन से FDI को बढ़ावा देकर C+1 रणनीति का लाभ उठा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चीन से FDI का विकल्प अधिक फायदेमंद है। ऐसा कुछ वजहों से है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चीन से वस्तुओं को आयात करके और उनमें थोड़ा परिवर्तन करके उन्हीं वस्तुओं को निर्यात करने से इस घाटे में ज्यादा कमी नहीं आएगी। इसके बदले चीन की कंपनियों द्वारा भारत में निवेश कर रहे हैं और फिर उन्हीं कंपनियों द्वारा भारत से निर्यात करने पर व्यापार घाटा कम करने में अधिक मदद मिल सकती है। C+1 रणनीति का जिन देशों ने लाभ उठाया है उन देशों में चीन से FDI भी अधिक दर्ज की गई है। भारत में चीन से FDI से जुड़ी चिंताएं भी मौजूद हैं, जिसमें पहली है सीमा विवाद। दोनों देशों के बीच जारी सैन्य तनाव और चीन की क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापित करने की नीति एक बड़ी बाधा है। दूसरी है सुरक्षा संबंधी खतरे। चीन FDI की आड़ में जासूसी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। चीन के नेशनल इंटेलिजेंस लॉ जैसे कानून इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। यह कानून चीनी कंपनियों को चीन की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग अनिवार्य करता है। चीन प्राय कई मामलों में पाकिस्तान का समर्थन करता है, जिसके साथ भारत के शत्रुतापूर्ण संबंध हैं। अंत में भारत चीन आर्थिक संबंध के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहला है द्विपक्षीय व्यापार। इसमें भारत चीन से सर्वाधिक आयात करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। दूसरा है व्यापार घाटा। भारत का चीन के साथ लगभग 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा है। भारत में चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो अप्रैल 2000 से मार्च 2024 के बीच भारत में कुल FDI में चीन से FDI की केवल 0.37% हिस्सेदारी थी। व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत की पहलों की बात करें तो इसमें उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी PLI योजनाएं चलाई जा रही हैं। एंटी डंपिंग शुल्क की व्यवस्था की गई है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए जाते हैं आदि। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। आरबीआई ने सहकारी बैंकों के लिए गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी NPAs के प्रोविजन मानदंडों में संशोधन किया। आपको बता दें कि नए मानदंडों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ बैंक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए आवश्यक प्रोविजंस को व्यय के रूप में दर्ज नहीं कर रहे थे। ये नए मानदंड शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू होंगे। साथ ही ये नए मानदंड
बैड एंड डाउटफुल डेब्ट रिजर्व यानी BDDR के निर्धारण में एक रूपता लाएंगे। कई सहकारी बैंकों ने बैड लोन से निपटने और वित्तीय स्थिरता प्राप्ति के लिए BDDR की स्थापना की है। खबर की शुरुआत में सबसे पहले नए मानदंडों पर एक नजर डालते हैं। BDDR या अन्य श्रेणी से संबंधित सभी प्रोविजंस इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग यानी IRACP मानदंडों के तहत लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में दर्ज किए जाने चाहिए। इसके अलावा IRACP मानदंडों और अन्य विनियमों के अनुसार सभी प्रोविजंस का लेखा जोखा रखने के बाद ही सहकारी बैंक BDDR में निवल लाभ का उपयोग कर सकते हैं। सहकारी बैंकों यानी कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बात करें तो ये बैंक सहयोग के सिद्धांत पर काम करते हैं। इनका स्वामित्व इनके सदस्यों के पास होता है और इनका संचालन भी सदस्य ही करते हैं। इन बैंकों को ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों में विभाजित किया जाता है। अब सहकारी बैंकों से जुड़ी चिंताएं क्या क्या है ये भी समझ लेते हैं। पहली चिंता है क्षेत्रीय असमानता की। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल शहरी सहकारी बैंकों में से लगभग 82% बैंक और सभी शहरी सहकारी बैंकों की लगभग 90% शाखाएं देश के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित है। इसके बाद है दोहरा विनियमन। इन बैंकों के प्रबंधकीय और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख राज्य सरकारें करती है, जबकि इनकी बैंकिंग गतिविधियों का RBI या नाबार्ड द्वारा विनियमन एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। अन्य चिंताओं की बात करें तो इनके पास पूंजी जुटाने के लिए अधिक स्रोत नहीं होते हैं। इनका सकल NPA भी काफी अधिक होता है आदि। खबर के अंत में सहकारी बैंकों में सुधार के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020, इसने सहकारी बैंकों के प्रबंधन, गवर्नेंस, व्यवसाय समाप्ति आदि को RBI के दायरे में ला दिया। इसके अलावा शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड की स्थापना की गई है। तो अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। कैबिनेट ने 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं के तहत कुल 936 किलोमीटर लंबे रोड कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं के लिए 50,655 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इन परियोजनाओं को बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी BOT, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी HAM और इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण यानी EPC जैसे अलग अलग सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल्स का उपयोग करके पूरा किया जाएगा। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और भारत में राजमार्ग विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है कॉरिडोर आधारित दृष्टिकोण। इसकी सहायता से GSTN और टोल डेटा के आधार पर 50,000 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड हाईवे कॉरिडोर्स की पहचान हुई है। दूसरा है रुझान 2014 से 2024। इस अवधि में राष्ट्रीय राजमार्गों यानी NH की लंबाई 0.91 लाख किलोमीटर से बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर यानी 1.6 गुना हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों में कुल पूंजी निवेश 50,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 3.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कॉरिडोर आधारित राजमार्गों के लाभ की बात करें तो पहला है लॉजिस्टिक दक्षता। उदाहरण के तौर पर देखें तो इसमें आगरा ग्वालियर कॉरिडोर के बनने से आगरा और ग्वालियर के बीच की दूरी 7% तक कम हो जाएगी और यात्रा का समय 50% तक कम हो जाएगा। इससे भारत में माल ढुलाई और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है पर्यटन को बढ़ावा। उदाहरण के लिए थराद अहमदाबाद कॉरिडोर राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे मेहरानगढ़ किला, दिलवाड़ा मंदिर आदि और गुजरात के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों रानी की वाव, अंबाजी मंदिर आदि तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अन्य आर्थिक लाभों में अवसंरचना पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया GDP को 2.5 से 3 गुना बढ़ा देता है। ये सभी 8 परियोजनाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4.42 करोड़ श्रम दिवस यानी मैनडे सृजित करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि किसी श्रमिक द्वारा एक दिन में किया जाने वाला कार्य एक श्रम दिवस कहलाता है। ये 8 परियोजनाएं हैं BOT मोड पर आधारित आगरा ग्वालियर कॉरिडोर परियोजना, थराद अहमदाबाद कॉरिडोर, गुवाहाटी रिंग रोड नासिक खेड परियोजना, HAM मोड पर आधारित खड़गपुर मोरेग्राम परियोजना, अयोध्या रिंग रोड रायपुर रांची कॉरिडोर परियोजना और EPC मोड पर आधारित परियोजना कानपुर रिंग
रोड है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। निर्देशित ऊर्जा हथियारों यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का युग। हाल ही में भारत ने निर्देशित ऊर्जा हथियारों यानी DEWs के क्षेत्र में काफी अधिक निवेश किए हैं। आपको बता दें कि निर्देशित ऊर्जा हथियार ऐसे रेंज हथियार हैं जो लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए गतिज ऊर्जा की बजाय विद्युत चुंबकीय या कण प्रौद्योगिकी से संकेंद्रित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं निर्देशित ऊर्जा हथियारों के प्रकार के बारे में। पहला है हाई एनर्जी लेजर यानी HEL। यह लक्ष्यों को भेदने के लिए अति संकेंद्रित प्रकाश का इस्तेमाल करती है। इस पर वर्षा या कोहरे जैसी जटिल जलवायु परिस्थितियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा है हाई पावर माइक्रोवेव यानी HPM। यह इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को नष्ट करने के लिए उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है और शत्रु को अक्षम कर देता है। अगला प्रकार है मिलीमीटर वेव। यह 1 से 10 मिलीमीटर के बीच की तरंग दैर्ध्य का इस्तेमाल करती है। यह साधारण असैन्य परिस्थितियों जैसे भीड़ नियंत्रण आदि में प्रयुक्त होती है। और अंत में पार्टिकल बीम वेपन। यह शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे एक्सेलरेटेड कणों का इस्तेमाल करता है। आइए अब निर्देशित ऊर्जा हथियारों के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है सैन्य सुरक्षा। इसमें शामिल है आक्रमणकारी मिसाइलों को रोकना और नष्ट करना, ड्रोन को निष्क्रिय करना और शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक्स को निष्प्रभावी करना। इसके अलावा कानून प्रवर्तन और सीमा सुरक्षा। गैर घातक निर्देशित ऊर्जा हथियार जैसे माइक्रोवेव या लेजर का उपयोग भीड़ नियंत्रण और सीमा सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। और अंत में अंतरिक्ष संबंधी संचालन। यह उपग्रहों को मलबे और उपग्रह रोधी हथियारों से बचाने में सहायक है। उपयोग के बाद निर्देशित ऊर्जा हथियारों के लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनमें पहला है पारंपरिक हथियारों के पूरक। निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रकाश की गति से उत्सर्जित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इससे वे तेज और संभावित रूप से कम खर्चीले होते हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स का कम उपयोग। निर्देशित ऊर्जा हथियार भौतिक गोला बारूद की आवश्यकता को कम करते हैं। अन्य लाभों की बात करें तो ये सटीक स्टेल्थ श्रेणी के और अधिक विनाशकारी होते हैं। निर्देशित ऊर्जा हथियारों से संबंधित चुनौतियों की बात करें तो ये दूरस्थ लक्ष्यों के लिए कम प्रभावी होते हैं। इसके अलावा वाइडर बीम युक्त निर्देशित ऊर्जा हथियार यानी हाई पावर माइक्रोवेव या मिलीमीटर वेव हथियार सभी तरह की परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वे स्वयं की हो या शत्रु की। इसके साथ ही लोगों पर निर्देशित ऊर्जा हथियारों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में अनिश्चितता है। खबर के अंत में निर्देशित ऊर्जा हथियारों के विकास में भारत की स्थिति के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहला है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे दुर्गा सेकंड परियोजना। यह परियोजना 100 किलोवाट वाले हल्के निर्देशित ऊर्जा हथियार बनाने के लिए DRDO द्वारा शुरू की गई है। इसके बाद है 2 किलोवाट निर्देशित ऊर्जा हथियार यानी DEW प्रणाली। इसे ड्रोन जैसे नए खतरों से निपटने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा लेजर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र यानी LASTEC, यह DRDO की प्रयोगशाला है जो निर्देशित ऊर्जा हथियार विकसित कर रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। ASCI की एक रिपोर्ट के अनुसार 53 शीर्ष भारतीय ऐप्स में से 52 ऐप्स यूजर्स को धोखा देने के लिए डार्क पैटर्न का उपयोग करती हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCI ने कॉन्शियस पैटर्न्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग सभी भारतीय ऐप्स अपने व्यवसाय में भ्रामक या डार्क पैटर्न्स का उपयोग करती हैं। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले डार्क पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। डार्क पैटर्न उन व्यावसायिक कार्य पद्धतियों को व्यक्त करता है जो डिजिटल चॉइस आर्किटेक्चर के तत्वों का इस तरह से उपयोग करती हैं जिससे उपभोक्ता की स्वायत्तता, उसके निर्णय या पसंद आदि विकृत हो जाते हैं। इसके प्रभाव से यूजर्स को अक्सर वित्तीय नुकसान होता है, साथ ही डेटा उल्लंघन और निजता को खतरे जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ASCI और उपभोक्ता कार्य विभाग ने 2023 में डार्क पैटर्न्स की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। आगे बढ़ते हैं और ASCI अध्ययन द्वारा पहचाने गए प्रमुख डार्क पैटर्न्स समझते हैं। इनमें पहला है निजता से धोखाधड़ी। इन ऐप्स द्वारा यूजर्स को उनकी जानकारी और इच्छा के बिना अधिक पर्सनल डेटा साझा करने के लिए बाध्य किया जाता है।
उदाहरण के लिए लोकेशन ट्रैकिंग की अनुमति मांगना। दूसरा है इंटरफेस द्वारा प्रेरित हस्तक्षेप। ये ऐप्स स्वयं द्वारा पेश किए गए ऑफर के बारे में अधूरी जानकारी देकर यूजर्स को आगे कार्य करने के लिए गलत तरीके से निर्देशित करते हैं। उदाहरण के लिए कैशबैक अनलॉक करना। ड्रिप प्राइसिंग की बात करें तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें उत्पाद लागत के अन्य मूल्य पहले नहीं दिखाए जाते हैं। उत्पाद का कुल मूल्य केवल खरीद प्रक्रिया के अंत में या खरीद की पुष्टि के बाद दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए पैकेजिंग शुल्क। झूठी तत्कालिकता भी एक पैटर्न है। इसके जरिए यूजर पर कृत्रिम दबाव पैदा किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि किसी विशेष उत्पाद या सेवा की मात्रा बहुत सीमित है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए केवल कुछ सीटें ही उपलब्ध बताना। अगला है कंफर्म शेमिंग। किसी कार्रवाई की पुष्टि करने के लिए यूजर्स को भ्रमित करने हेतु अपराध बोध या सामाजिक दबाव का उपयोग करना। उदाहरण के लिए अभी अपग्रेड करें बनाम मुझे अधिक स्मार्ट सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए के बीच चयन करना। अंत में कॉन्शियस पैटर्न वेबसाइट पर भी चर्चा कर लेते हैं। अध्ययन के आधार पर एक कॉन्शियस पैटर्न वेबसाइट बनाई गई है। यह निर्माताओं को डिजिटल रूप से जागरूक उत्पाद बनाने में सक्षम बनाती है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऑनलाइन तथ्य आधारित विकल्प उपलब्ध कराना है। आइए अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। नीति आयोग ने समुद्री सीवार मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए रणनीति शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। समुद्री सीवार यानी सीवुड्स कई प्रकार के समुद्री पादप और बड़े शैवाल होते हैं। ये समुद्रों, नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों में पनपते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्री सीवार की खेती जलीय कृषि का हिस्सा है। मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.5% का योगदान देते हैं। खबर की शुरुआत में समुद्री सीवार की खेती के महत्व के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहला है आर्थिक महत्व। ये खाद्य पदार्थों, औषधियों आदि में जैव सक्रिय यौगिकों और उपयोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद है पर्यावरणीय महत्व। समुद्री सीवार कार्बन पृथक्करण और जलवायु लचीलेपन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अंत में अनिवार्य पोषक तत्व। ये विटामिन ए, B1, B12 जैसे महत्वपूर्ण विटामिन एवं खनिज प्रदान करते हैं। समुद्री सीवार की खेती के समक्ष चुनौतियों की बात करें तो एक व्यापक नीतिगत ढांचे की कमी है। इसके अलावा गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता की कमी है। इसके साथ ही पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएं भी मौजूद है, जैसे जैव विविधता और प्रवाल भित्तियों पर विदेशी प्रजातियों का प्रभाव पड़ सकता है। अब समुद्री सीवार की खेती को बढ़ावा देने के लिए की गई सिफारिशों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है विनियामक और गवर्नेंस संबंधी सुधार। राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही समुद्री सीवार के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण यानी PSL श्रेणी आदि की शुरुआत की जानी चाहिए। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता, समुद्री सीवार को फसल बीमा प्रदान किया जाना चाहिए। स्वयं सहायता संगठनों यानी SHGs आदि के माध्यम से किसानों को संगठित किया जाना चाहिए। साथ ही बुनियादी ढांचा और संस्थान जैसे बीज बैंक, प्रसंस्करण केंद्र, विपणन केंद्र आदि की स्थापना की जानी चाहिए। खबर के अंत में समुद्री सीवार की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए गए उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। PM मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत 2025 तक प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन समुद्री सीवार उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। भारत में समुद्री सीवार मूल्य श्रृंखला के विकास पर मसौदा नीति की समीक्षा करने के लिए डॉक्टर VK सारस्वत की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वीपों के लिए अटल महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा अंडमान क्षेत्र में अपतटीय कृषि शुरू की गई है। अंत में GIS आधारित पोर्टल का विकास करना। इसे मैप किए गए समुद्री सीवार कृषि स्थलों के अवलोकन के लिए विकसित किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व है पिंगली वेंकैया। प्रधानमंत्री ने पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, इसलिए उनके बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पिंगली वेंकैया के बारे में बात करें तो उनका जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। आपको बता दें कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे तथा गांधीवादी सिद्धांतों में विश्वास करते थे। उनके योगदान की बात करें तो उन्होंने महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। इसके अलावा आंग्ल बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में
ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में कार्य किया था। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था तथा महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए कई अन्य आंदोलनों में भाग लिया था। उनकी साहित्यिक कृतियों में 1916 की भारत देश ने की ओका जातीय पताकम यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज शामिल है। उन्होंने पाथी यानी कॉटन वेंकैया और झंडा वेंकैया सहित कई उपाधियां अर्जित की थी। हम उनसे साहस, राष्ट्रवाद, देशभक्ति व समर्पण जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण और बीसीसीआई से खिलाड़ियों द्वारा तंबाकू या शराब के सरोगेट विज्ञापन करने से रोकने के लिए कहा है। सरोगेट विज्ञापन एक ऐसे उत्पाद का विज्ञापन करने की रणनीति है जिसका प्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि ऐसे उत्पादों के विज्ञापन कानून द्वारा प्रतिबंधित या निषिद्ध होते हैं। ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन यानी GAIN ने पौष्टिक खाद्य पदार्थ मूल्य श्रृंखलाओं में निवेश का मामला जेंडर इम्पैक्ट के लिए एक अवसर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कृषि खाद्य क्षेत्र में पोषण आधारित ऐसे निवेश की सिफारिश की गई है जो लैंगिक असमानताओं को कम करे, उत्पादकता बढ़ाए और व्यापार को मजबूती प्रदान करे। विश्व व्यापार संगठन WTO ने विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट जारी की। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नीलामी में निवेशकों ने अधिक रुचि नहीं दिखाई क्योंकि व्यापारियों ने ग्रीनियम का भुगतान करने से इनकार कर दिया। ग्रीनियम वास्तव में प्राइस बेनिफिट्स हैं। यह इस सोच पर आधारित है कि निवेशक संधारणीय प्रभाव पैदा करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में अतिरिक्त भुगतान करने या कम यील्ड यानी ब्याज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले की सोनारेंगा, नकामा और चियाबोल गुफाओं में लोच मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। यह ताजे पानी में पाई जाने वाली कोबिटिडे फैमिली की लंबे आकार की छोटी मछली प्रजाति है। ये मध्य और दक्षिण एशिया मूल यानी नेटिव की मछली प्रजाति है। फास्टैग को वाहन पंजीकरण यानी RC और मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए नए फास्टैग नियम 1 अगस्त 2024 से लागू हो गए हैं। यह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID आधारित तकनीक है। ये वाहन चालक को टोल प्लाजा पर बिना रुके टोल का भुगतान करने में सक्षम बनाती है। भारत ने एक्सियोम मिशन 4 के लिए शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन नायर का चयन किया है कि दोनों भारतीय वायु सेना में ग्रुप कैप्टन हैं। इस मिशन के तहत ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण लेंगे। मिशन के दौरान इन दोनों को प्राप्त अनुभव भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लाभकारी होगा। हाल ही में भारतीय नौसैनिक जहाज तबर ने भारत और रूस के बीच आयोजित समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी MPX में भाग लिया। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।